हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 15 फरवरी से जो आपका बैच ब्रह्मास्त्र स्टार्ट हो गया है उसमें आज से फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट हो गई है। आप सभी की बहुत डिमांड थी और उस डिमांड को देखते हुए मैंने इसको स्टार्ट करने के लिए बोला और स्टार्ट आज से हो रहा है। फिजिक्स की टोटल सिलेबस आपका 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट मैं निश्चित रूप से करा दूंगा और उसके अंदर सभी जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर के होंगे या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और उस ऐसा भी नहीं है कि वो इतने कम क्वेश्चन होंगे कि आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट ना हो पाए। उसके अंदर चैप्टर भी पूरी तरह से इतना इंक्लूड हो चुका होगा कि आपका कुछ भी नहीं बचेगा और उसी के अंदर से 99% क्वेश्चन उसी के अंदर से आने वाले हैं। आप ये एंश्योर हो जाएं, इसलिए कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र 15 दिन की बात है, 15 दिन आप इसमें मेहनत कर लें और देखना कि आप फिजिक्स में कितने अच्छे नंबर लाते हैं। फिजिक्स में 50 में से 50 नंबर भी आते हैं। आप ये ना सोचें कि 50 नंबर में से 48 नंबर मैक्सिमम आते हैं कि 45 आते हैं। 50 में से 50 नंबर भी काफी आते हैं। मैं तो इवैल्यूएशन में रहता हूं तो इवैल्यूएशन में कई बार मैंने खुद कई बार 50 में से 50 नंबर भी दिए हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और बहुत अच्छे से तैयारी करें। आपकी बहुत डिमांड थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आप लोग डिमांड कर रहे हैं और मैं भी पूरी एनर्जी के साथ फिर से वापस आया हूं और काफी टाइम लगा करके मैंने आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो आप अपने सभी फ्रेंड से भी बोल दें, वो भी ज्वाइन करें साथ के साथ, ताकि उनको भी दिक्कत ना हो। और ये पूरा का पूरा जो सेशन है आपका, यानी जो ब्रह्मास्त्र बैच है, वो पूरी तरह से फ्री है। इस बात को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि फ्री नहीं है, फ्री है, पूरी तरह से फ्री है और ये कंप्लीटली चलता रहेगा और जब तक कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ही चलेगा। इसमें बिल्कुल कोई संदेह वाली बात नहीं है। आप चाहे रेगुलर के स्टूडेंट हैं, चाहे बैक पेपर के स्टूडेंट हैं या लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हैं। लेटरल एंट्री और बैक पेपर के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उनकी कोई रेगुलर क्लास नहीं चल पाती है ना। बैक पेपर वालों की उनको भी सेल्फ स्टडी करनी होती है और जो लेटरल एंट्री वाले हैं, लेटरल एंट्री वालों को भी अपने आप ही स्टडी करनी होती है, तो उनके लिए भी कोई क्लास नहीं चल पाती है। तो मैं समझता हूं कि उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना वो सब्जेक्ट बार बार अटकते रहते हैं। उनके लिए आपने एग्जाम दिया, पता लगा इस बार क्लियर नहीं हुआ और वो क्लियर करना ही होता है, तब तक कि आपको डिप्लोमा नहीं मिलता है। तो लेटरल एंट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये और रेगुलर बैचेस के लिए तो है ही। तो 15 दिन का काम है, आप इसमें लगातार जुड़े रहें और इसको देखते रहें और इससे जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको और बहुत अच्छे से कर लें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूट पाए। ठीक, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो सब्जेक्ट है इसमें आप बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाएं और इसमें आप टॉपर बने। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला चैप्टर में लेकर के आया हूं जिसका नाम है मात्रक एवं विमाएं, यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए मेहनत करके लाया हूं। मैं आपको ये मैंने काफी क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं, तो आपके लिए बहुत मेहनत की है मैंने, क्योंकि मैं भी चाहता हूं, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप सभी के नंबर बहुत अच्छे आए। इन क्वेश्चन को बताने से पहले एक चीज और बताता हूं, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या होती है जब स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। मैं मान लेते हैं क्वेश्चन आपको करा देता हूं, अभी कराने के बाद आप इनको तैयार कर लिया, तैयार करने के बाद एग्जाम आए, एग्जाम में आपने लिखे, तो वहां पर एक बेसिक प्रॉब्लम हो जाती है आपके लिए। बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि जो क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, उनके सॉल्यूशन जो लिखने होते हैं, वहां प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम यह होती है कि आपको कितना लिखना है किसी क्वेश्चन के अंदर, उसका पूरी तरह से आइडिया नहीं दिया जाता। ना आपको कोई बताने वाला होता है ठीक से, ना ही क्लासेस में बताया जाता है। कई बार बताया भी जाता है तो कई बार नहीं ध्यान रहता है। तो मैं वो आइडिया आपको देना चाहता हूं कि आपको क्वेश्चंस में कितना लिखना है। तो जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उनके साथ साथ मैं आपको आइडिया भी देता रहूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कितना लिखना है। पहले बेसिकली स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि डेफिनेशन कोई आती है, तो डेफिनेशन में कितना लिखना होता है, नंबर एक बात। तो डेफिनेशन में जो लिखना है, डेफिनेशन तो आएगी ही उसकी, साथ में उसका फॉर्मूला भी होना चाहिए और साथ में उसकी यूनिट भी होनी चाहिए। अगर यूनिट तक लिख देंगे तो वो कंप्लीट माना जाता है। अगर यूनिट से पहले आपने केवल डेफिनेशन लिख दी तो कंप्लीट नंबर नहीं मिलेंगे। आपको कंप्लीट लिखने के लिए डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड यूनिट इतना तो लिखना ही होगा।
अगर उसकी डायमेंशन भी लिख सकते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप इसकी यूनिट तक तो कंप्लीट करना ही होगा। दूसरी चीज होती है डेरिवेशंस। डेरिवेशन में कैसे करते हैं? डेरिवेशन में बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि थ्योरी बहुत सारी लिख देते हैं, उसकी थ्योरी लिख देते हैं, और जो डेरिवेशन पार्ट है उसका बहुत कम पार्ट करते हैं, फाइनली आंसर लिख देते हैं। वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि थ्योरी पार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका जो मैथमेटिकल पार्ट है वो होता है। मैथमेटिकल पार्ट में कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। 3 तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं आप उसके, यानी आप जो डेरिवेशन पार्ट है उसको 3 तरीके से करते हैं स्टूडेंट। नंबर 1, उसमें थ्योरी ज्यादा लिखते हैं, थ्योरी ज्यादा लिखते हैं। नंबर 2, कुछ उसमें मैथमेटिक्स लिखते हैं, केवल मैथमेटिकल पार्ट, है ना। और तो जो थ्योरेटिकल पार्ट लिखते हैं, मान लेते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें 5 नंबर के क्वेश्चन में थ्योरेटिकल पार्ट, अगर मेनली थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा लिख देते हैं और मैथमेटिकल पार्ट बहुत नामात्र को लिखते हैं, तो आपको 1 नंबर के आसपास मिल सकता है 5 में से। अगर सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट लिखते हैं तो आपको इसमें 2 से 2.5 नंबर मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों को इंक्लूड करके लिखते हैं, यानी थ्योरी प्लस मैथमेटिकल पार्ट लिखते हैं दोनों मिला करके, तब आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इसका ध्यान रखें कि थ्योरी और मैथमेटिकल दोनों पार्ट लिखने हैं इसके अंदर, आपको एक पार्ट नहीं, कट नहीं करना है। ये गलती ना करें, बेसिक, ये एक बेसिक मिस्टेक हो जाती है आप लोगों से, इसको ना करें। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आप क्या करते हैं कि एक शब्द लिख देते हैं सिर्फ। 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक शब्द का नहीं होता है। एक शब्द का जो क्वेश्चन होता है वो होता है मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन वो 1 वर्ड का होता है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो 1 वर्ड के नहीं होते, तो उसमें 1 या 2 लाइन आपको लिखनी होती हैं। आप 1 लाइन लिख करके, एक शब्द लिख करके छोड़ देते हैं, तो वो भी आपके मार्क्स कटने के चांस हो जाते हैं वहां पर भी, तो इसका भी ध्यान रखें, ठीक है। न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है उसमें भी प्रॉब्लम क्या रहती है आपकी, कि न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में आप क्या करते हैं कि कैलकुलेशन को पूरी नहीं करते। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कैलकुलेशन बीच में छोड़ देते हैं और उसके बाद की कैलकुलेशन नहीं दिखाते। क्योंकि आपको इसके अंदर कैलकुलेटर अलाउ है, तो कैलकुलेशन पूरी करनी ही चाहिए आपको। कैलकुलेशन पूरी ना करने का कोई मीनिंग नहीं बनता है, तो इसलिए आप कैलकुलेशन को पूरी जरूर करें, ठीक है। तो उस पर भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक बेसिक मिस्टेक अलग तरह की होती है कि जो क्वेश्चन है उसको हम पूरा नहीं पढ़ते, ठीक है। पूरा नहीं पढ़ते मीन्स कि क्वेश्चन कुछ लिखा है, हमने स्टार्ट किया पढ़ना, तो स्टार्ट की 2 शब्दों से उसका मीनिंग निकाल लेते हैं कि शायद ये पूछा है। तो यहां पर शायद कुछ नहीं होता है, ठीक है। शायद से बात नहीं बनती है। आपको कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना होगा और उसके बाद उसको समझना होगा, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ने के बाद हो सकता है कि आपको तब पता लगे कि ओके, क्वेश्चन में तो ये पूछी गई बात है, पहले 2 शब्द से कुछ और मीनिंग निकल रहा होगा, या बीच के 2 शब्द से कुछ और मीनिंग निकल रहा होगा। तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना होगा, तब आप आंसर दें। क्योंकि इवैल्यूएशन में मैं देखता हूं और हमारे काफी साथी देखते हैं कि इवैल्यूएशन में क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है और उसका जो आंसर है वो कुछ और लिखा रहता है, जिसका ऐसा लगता है कि उसने एक आध शब्द पढ़ा है और उससे इसका मीनिंग निकाल करके आंसर लिख दिया है। जो आंसर है उसका उस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं होता है। हमें लगता है एज ए स्टूडेंट कि हम बिल्कुल ठीक लिख के आए हैं, आप बिल्कुल ठीक लिख के आते हो, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर नहीं होता वो जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक मिस्टेक हैं जिनको आपको अवॉइड करना है और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो नंबर लाना भी एक कला है, जो मैंने अभी बताई आपको। इस कला से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर उसी का लिखना है जो पूछा गया है, ठीक है। यहां पर ये बिल्कुल ना सोचें आप कि हम कुछ भी लिखाएंगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहां पर पॉलिटेक्निक लेवल पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हम कुछ भी लिखाएंगे उस पर कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाएंगे। आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा जो पूछा गया है, ठीक है। तो ये कुछ ध्यान रखने वाली चीजें हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट एंड डायमेंशन का टॉपिक। तो यूनिट एंड डायमेंशन में जो सबसे पहले पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो होते हैं विमेय सूत्र ज्ञात करने के, कि विमेय सूत्र ज्ञात करिए। तो विमेय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं वो आपने सीख लिया था पहले। कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं लेके आया हूं, उनको निकाल के देखते हैं। जैसे नंबर 1 है विशिष्ट ऊष्मा।
विशिष्ट ऊष्मा। अब विशिष्ट ऊष्मा हो चाहे आपका कोई और हो, जैसे मैं नाम ले देता हूं, विशिष्ट ऊष्मा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, दाब, संवेग, आवेग, कार्य, गुप्त ऊष्मा। चलिए मैं सारे लिख देता हूं एक बार को, ताकि आपको पता लग जाए। एक है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, दाब, संवेग, ये सभी जो मैं लिख रहा हूं इनको आपको छोड़ना नहीं है किसी को भी। आवेग, कार्य, एक दो के मैं निकाल करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं। जिनको आते हैं वेरी गुड, जिनको नहीं आते हैं वो भी अब सीख जाएंगे कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ये वह सभी हैं, ये वही फिजिकल क्वांटिटी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। कोणीय संवेग, पृष्ठ तनाव, बल आघूर्ण, ठीक है। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं। स्पेसिफिक हीट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्रेशर, मोमेंटम, इंपल्स, वर्क, लेटेंट हीट, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम, सरफेस टेंशन एंड टॉर्क, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो हम कैसे निकालते हैं, एक में निकाल के दिखाता हूं। सपोज आपने विशिष्ट ऊष्मा निकालनी है, तो विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट को कैसे निकालते हैं? सबसे पहले उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। ये आपको पता होगा। सबसे पहले क्या किया जाता है, जिसका भी हमें निकालना होता है उसका सिंपल फॉर्मूला लिख लिया जाता है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला लिखने के बाद इनकी डायमेंशन लिख देते हैं। इसकी डायमेंशन कितनी है? क्यू की डायमेंशन कितनी होती है ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ml2t-2। ये होती है क्यू की डायमेंशन। एम की डायमेंशन कितनी है? m, और डेल्टा टी क्या है? ये टेम्परेचर, और टेम्परेचर की कितनी होती है? थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा L2t-2 θ-1। ये आ गई आपकी विशिष्ट ऊष्मा की डायमेंशन। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका? विशिष्ट ऊष्मा का। इसी तरह से आप किसी और का भी निकाल सकते हैं, जिसका चाहे उसका आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां से गुरुत्वाकर्षण का निकालना हो, दाब का निकालना हो, समय का निकालना हो, बिल्कुल सिमिलरली आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इसका निकालना है आपको, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, तो इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू G m1m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप G का फॉर्मूला निकाले पहले, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1m2। अब इनके डायरेक्ट आप देखिए, यहां पर भी एक बेसिक मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से। क्या होती है कि पूछा गया है कि विशिष्ट ऊष्मा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक तथा बलाघूर्ण का विमेय सूत्र लिखिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, वो डायरेक्ट इसको लिखाते हैं। अगर कहीं पर यूज करना है, जैसे सत्यता सिद्ध करनी हो या कोई रिलेशन फाइंड करनी हो, तब तो आप इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। अगर उसने लिखने के लिए कहा है तो निकाल के दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो निकाल के दिखाना है, तो जैसे गुरुत्वाकर्षण का पूछता है तो उसको निकाल के दिखाना है, ना कि डायरेक्ट लिखना है आपको। तो गुरुत्वाकर्षण का कैसे निकालेंगे? आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले के बाद इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। F कितना होता है? F क्या है? फोर्स, और फोर्स की कितनी होती है? m इंटू ए। m इंटू ए का मतलब कितना हुआ? mlt-2। ये हो गया। आपको डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए। R क्या होता है? L, और कितना? 2 डिवाइडेड बाई m इंटू m। सिंप्लीफाई कर लें, ये मास है, ये मास है, तो मास के कितने होते हैं? m। सिंप्लीफाई करेंगे, एक कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? m-1, L1 यहां पर है और 2 यहां पर है, कितने हो जाएंगे? 3 और t-2। ये आपका आ गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। इन सभी का आपको निकाल के आ जाना चाहिए, क्योंकि इनमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? तो ये पहला क्वेश्चन था आपका। दूसरा क्वेश्चन में दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका
ऐसी भौतिक राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक तो होता है लेकिन विमा नहीं होती है। बिल्कुल 1 सेकंड में जवाब दें इसका। बिल्कुल ठीक। कौन सी है? एंगल। एंगल एक ऐसी चीज है जिसका मात्रक तो होता है लेकिन विमा नहीं होती है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या था? ऐसी एक भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक है किंतु विमा नहीं है। तो ये कौन सा है? कोण यानी एंगल। ठीक। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? उदाहरण के साथ समीकरणों की समांगता का उल्लेख करें। उदाहरण के साथ समीकरणों की समांगता का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन यह है, उदाहरण के साथ हमें समीकरणों की समांगता का उल्लेख करना। समांगता क्या है? ये समांगता क्या है? समीकरण अगर सत्य है, अगर कोई समीकरण सत्य है या कोई फॉर्मूला करेक्ट है, तब उसकी दोनों साइड की जो डायमेंशन है वो बराबर होंगी। यही समांगता है। ठीक है, समांगता क्या है? कि किसी भी इक्वेशन या फॉर्मूले के दोनों साइड की डायमेंशन बराबर होंगी, उसको समांगता कहते हैं। जहां तक बात रहती है एग्जाम्पल की, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। t इज इक्वल टू, आपको पता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है सत्य है, लेकिन इसको आपको सिद्ध करके दिखाना होगा। सिद्ध करके दिखा सकते हैं, इधर टाइम और इधर इनकी डायमेंशन रख दें। ये क्या है? टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की डायमेंशन कितनी होती है? t। यहां पर क्या है? 2 पाई क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, आपको पता ही है। इसके बाद ये क्या है? लंबाई, और लंबाई की डायमेंशन कितनी होती है? l, और कितनी है? पावर हाफ। ठीक है, और g की पावर कितनी है? हाफ है, और g की जो डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है? LT माइनस 2, और इसकी पावर भी हाफ। ठीक, अब यहां क्या देख रहे हैं? हाफ पावर L की है और हाफ पावर ऊपर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ये कितनी होगी? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? कितना बचेगा? -1, और ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा? t। हम क्या देख रहे हैं? ये राइट हैंड की साइड की डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन कितनी है? 1, और राइट हैंड साइड की डायमेंशन कितनी है? 1। इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है, यानी ये समांगता को सिद्ध करता है कि इस फॉर्मूले की ये क्या है? इस समीकरण में क्या है? समांगता। तो ये था इसका एग्जाम्पल, और समांगता क्या होती है। नेक्स्ट इसके बाद है अगला क्वेश्चन, लिखे देता हूं मैं। क्वेश्चन इन्हीं में से आना है, ये आप निश्चित रहें। क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से आएगा। विमेय विश्लेषण की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। विश्लेषण की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। यानी डायमेंशन एनालिसिस की जो लिमिटेशन है, मैं जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं मैं उनको भी इनको समझा दूंगा कि क्या है इसका मीनिंग। ये है जो डायमेंशन एनालिसिस है उसकी लिमिटेशन बतानी है कि लिमिटेशन कौन कौन सी, क्या लिमिटेशन है उसकी, डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन कौन कौन सी है। ठीक है, तो लिमिटेशन कौन कौन सी है इसकी? नंबर 1 पहली लिमिटेशन है कि जो हमारे नियतांक होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, उनके बारे में ये नहीं बता पाता। तो किसके बारे में नहीं बता पाता? नियतांक कितना होगा, क्या होगी उसकी वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इससे हमें नहीं पता लगता। ये इसकी एक लिमिटेशन है कि हम कांस्टेंट के बारे में इसमें पता नहीं लगा सकते। ठीक, दूसरी बात क्या है कि 3 से ज्यादा, 3 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी अगर हैं, ठीक है, 3 से ज्यादा भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटी, उनसे हम उनमें रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते, उनके बीच में कोई भी रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते। अगर 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी हमें दी हुई है
तो उनमें हम कोई रिलेशन फाइंड यानी उनमें कोई फॉर्मूला हम बना नहीं सकते हैं। ठीक है, ये भी एक इसकी लिमिटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है इसकी। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो है इसकी कि जो प्लस माइनस वाले फॉर्मूले होते हैं, तीसरा जैसे एक है v इज इक्वल टू यू प्लस AT, इस टाइप के जो फॉर्मूले होते हैं यानी जिनके बीच में प्लस वगैरह आ जाता है या माइनस कहीं पर आ जाए, इस तरह के जो फॉर्मूले होते हैं, और ले लेते हैं s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इस टाइप के जो फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूलेज को भी हम इसकी हेल्प से ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, इनको भी ड्राइव नहीं कर सकते, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। अगली लिमिटेशन जो है इसकी वो है कि जो एक्सपोनेंशियल होते हैं, चर घातांक के जिन्हें हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनको भी इसके द्वारा हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है, इनको भी हम इनके द्वारा नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये इसकी लिमिटेशन है। ये 4 लिमिटेशन अगर आप लिख करके आते हैं, इनको जैसे मैंने बताया उस तरीके से सिर्फ ऐसे नहीं लिखना है, ये मैंने पूरा डिटेल बताया कि नियतांकों के मान को हम नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, 3 से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज यदि दी गई हैं तो उनमें हम फॉर्मूला जनरेट या फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते। जिनमें प्लस या माइनस आ जाए ऐसे फॉर्मूलेज को भी हम यहां पर ड्राइव नहीं कर सकते। एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकीय और त्रिकोणमिति वाले या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनमें भी हम यहां पर रिलेशन फाइंड या उनके बारे में भी हम पता नहीं कर सकते। ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, काफी बार ये क्वेश्चन आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने मैं बता रहा हूं उतने क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, ये ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, जितने बताऊंगा उतने सारे आपको करने ही, उसमें नहीं छोड़ने हैं। ऐसा नहीं करना है आपको कि इनमें भी और कम कर दें, नहीं, उसका तो फिर तरीका ये है कि एक भी मत करें। एक क्वेश्चन और है, एक वंडर वाली क्वेश्चन दी गई है, p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू RT। ये क्वेश्चन है, इसमें a और b की विमाएं हमें बतानी है, a और b की विमाएं बतानी है। तो यहां पर a और b की विमाएं बताने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको पता है कि एक इसकी प्रॉपर्टी थी कि सेम डायमेंशन को ही हम ऐड कर सकते हैं और सेम डायमेंशन को ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी सेम जो डायमेंशन है उनको ही जोड़ा जा सकता है और सेम को ही घटाया जा सकता है। तो उसी बात का हम यहां पर फायदा उठा लेते हैं कि p की डायमेंशन और a अपॉन b की डायमेंशन बराबर रही होगी, तभी हमने इनको ऐड किया है। तो इस यहां पर क्या करेंगे, हम a और b की डायमेंशन निकालनी है, a तथा b की विमाएं ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आया आपका, कैसे निकालेंगे, a अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन या विमा इज इक्वल टू p की विमा, इधर भी विमा लिख लेते हैं, चलिए। ठीक, आपको निकालनी किसकी, a की विमा, तो a की विमा इज इक्वल टू p इंटू वी स्क्वायर की विमा। अब p की विमा कितनी होती है, p क्या है यहां पर, प्रेशर, और प्रेशर की कितनी होती है, ml माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, ml माइनस 1 t माइनस 2, और v की विमा कितनी होती है, v क्या है यहां पर, वॉल्यूम, और वॉल्यूम की कितनी होती है, L3। तो कितना आ जाएगा इसका, ml 2 t माइनस 2। ये आ गया आपका a की विमा। तो बड़ी आसानी से निकल आई, देख रहे हैं आप। ऐसे ही आप b की निकाल सकते हो। तो b की क्या होगी, ये भी यहां पर भी वही प्रॉपर्टी लगा दें कि सेम डायमेंशन को ही ऐड कर सकते हैं और सेम को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो v की विमा और b की विमा बराबर है। ये कब कर सकते हैं हम, सेम डायमेंशन या सेम डायमेंशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। सेम डायमेंशन को हम ऐड भी कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं केवल उस कंडीशन में जबकि फॉर्मूला सही हो, फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि ये फॉर्मूला हमें कहा गया है कि फॉर्मूला करेक्ट है, इसलिए हम यहां पर ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि इनकी डायमेंशन बराबर होगी और इनकी भी बराबर होगी। तो नाउ b की डायमेंशन यानी b की विमा बराबर v की विमा। ठीक है, और v की विमा कितनी होती है, L3। तो ये भी एक आंसर आ गया आपका, बहुत सिंपल।
तो अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आते हैं, ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन ये है। और क्वेश्चन लेते हैं अभी इस चैप्टर से। ये चैप्टर तब तक नहीं छोड़ेंगे हम, तब तक कि आपको इस चैप्टर से आपको ये फीलिंग आ जानी चाहिए कि अब मेरा इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है रिलेशन फाइंड करने का, कि रिलेशन कैसे फाइंड की जाए। यह है एक खिंची डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल v डोरी के तनाव t और डोरी की प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। ठीक है, विमीय विधि से v t तथा m में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन चलिए मैं लिख देता हूं, हालांकि लिखने में टाइम बहुत लगेगा। एक खींची डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल v, ये जो तरंगों की चाल v है वो किस किस पर, डोरी के तनाव t। क्वेश्चन को पढ़ने का भी एक टेक्निक है, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। t और डोरी की प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान m, के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। ठीक है, विमीय विधि से v t तथा m में संबंध स्थापित कीजिए। विमीय विधि से v t तथा m में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो जो इंग्लिश मीडियम के उनको मैं बता देता हूं कि एक स्ट्रिंग है जो खिंचा हुआ है और उनमें जो वेव डेवलप की जा रही हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो v है। वो वेलोसिटी v जो स्ट्रिंग है उसकी टेंशन t और स्ट्रिंग की पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ m पर निर्भर करती है, m पर डिपेंड करती है। कौन डिपेंड करती है? यहां पर ऐसे क्वेश्चन में आपको याद होगा कि क्या ध्यान रखना है कि कौन किसका फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, और वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर किसका फॉर्मूला निकालना है? v के लिए फॉर्मूला निकालना है। और v किस किस पर डिपेंड करता है? t पर, टेंशन t पर, और जो स्ट्रिंग है हमारी डोरी है उसके मास पर यूनिट लेंथ m पर निर्भर करती है। यह चीज ध्यान रखनी है। तो विमीय विधि से vt और m में रिलेशन फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करते थे फिर से याद दिला देते हैं इसको, कि ये देख रहा है किसका फॉर्मूला निकालना है और वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर v का फॉर्मूला निकालना है और v किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? t पर और m पर। ठीक, t पर और m पर, इन दो चीज पर डिपेंड करता है। तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा देते हैं और आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन लगा देते थे हम विदाउट एनी पावर। पावर कितनी यहां पर? 1 सबकी। इसको हटा दे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। सपोज k आ गया, t इंटू m। अब इनकी क्या मान लेते हैं हम? कोई ना कोई डायमेंशन, और डायमेंशन इसकी मान लेते हैं x और इसकी डायमेंशन मान लेते हैं y। ठीक है, याद आ रहा होगा सब आपको। अब क्या करते हैं? फॉर्मूला तो हमारा ये निकल के आ गया एक तरह से, जैसे मैंने पहले बताया था कि फॉर्मूला निकल के आ गया है ये, लेकिन अब क्या रह गया? x और y की वैल्यू निकालनी रह गई है। x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं? दोनों साइड की डायमेंशन रख देने पर। ये क्या है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती है? lt माइनस 1। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। lt माइनस 1 इज इक्वल टू k, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन होती नहीं है। t क्या है यहाँ पर? टेंशन है ना, और टेंशन क्या है? लाइक अ फोर्स। ठीक है, ये फोर्स की तरह से होती है, और फोर्स की क्या होती है? ml t माइनस 2 होल पावर x। यहां पर ध्यान रखना है, ये क्या है? मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ है, यानी एकांक लंबाई का द्रव्यमान। और जब मास हो तो उसकी डायमेंशन लिखते हैं हम, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं m,
और जब मास पर यूनिट लेंथ हो तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाता है m/l, है ना, ऐसे लिखा जाता है। या इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख देते हैं ml-1 होल पावर y, ऐसे लिखा जाता है इसको। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब क्या करें, इसके अंदर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करें, इसको इक्वेट कर ले पहले। m की पावर कितनी हो गई, x प्लस वाई, l की पावर कितनी हो गई यहां से x माइनस वाई, और t की पावर कितनी हो गई -2x, l t माइनस 1। यहां पर m नहीं है तो m की पावर यहां पे क्या लिख देते हैं 0। ठीक, ये तो याद आ गया होगा आपको। अब क्या करें, x और y की निकालनी है तो निकालना शुरू करें। x प्लस वाई इधर कितनी है 0 इज इक्वल टू 0। यहां पर x माइनस वाई इज इक्वल टू कितनी है 1। ठीक, t की पावर कितनी है -2x, और इधर कितनी है -1। ये तो समझ में आ गई होगी आपको। x प्लस वाई 0, x माइनस वाई l की है तो l की कितनी थी यहां पर 1, और -2x t की है, और इधर t की कितनी है -1। तो x की आपके निकल के आ गई, x इज इक्वल टू कितना हुआ 1/2। ठीक है, यहां पर 1/2 कहीं भी रख दें आप, x में मान लेते हैं 1/2 रखेंगे, क्या होगा यहां पर 1/2 रखें, और उधर जाकर के कितना हो जाएगा y -12। तो ये x और y की हमारी वैल्यू आ गई, और इन x y की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 में x तथा y के मान रखने पर रख देते हैं, इनके मान कितना होगा, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू k, और t की पावर कितनी है हाफ, और m की पावर कितनी है हाफ -12, तो कितना आ गया k√t/m। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। इस तरह से आप किसी फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वेरी इजी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन भी, तो इसको ये इस तरह के क्वेश्चन भी अब आपको क्लियर हो गए होंगे कैसे किया जाता है ये क्वेश्चन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन इस तरह का है, यही क्वेश्चन आए, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अब आप पे छूटने वाला नहीं है। इसमें प्रॉब्लम आपको सिर्फ यही आ सकती है कि v t m ये जो दिए गए हैं इनकी जगह कुछ और हो सकता है, तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूले याद ना हो, तो उसका तो मैंने बताया था कि उसका कोई और तरीका नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूले तो आपको याद करने ही चाहिए, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूले डायरेक्ट याद नहीं होंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो डायमेंशनल फॉर्मूले याद जरूर कर लेना। ठीक है, मेथड आपको क्लियर हो गया होगा, और उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा अगर आता है तो। ठीक है, जिसकी बहुत बहुत संभावनाएं आने की। अगला क्वेश्चन जो हम लेके आए हैं आपके लिए उसको करते हैं। आप ये जो बैच स्टार्ट हुआ है इसको रेगुलरली देखते रहें, और अपने साथियों से भी बताएं कि वो भी देखें, और फिर देखिएगा कमाल कि आपके कितने अच्छे नंबर आते हैं। जो भी जितने भी ये नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बढ़ ही जाएंगे आपके नंबर निश्चित रूप से। अगला क्वेश्चन है विमीय विश्लेषण का उपयोग करते हुए। यह भी क्वेश्चन इसी तरह का है, मैं इसको लिख देता हूं, विमीय विश्लेषण का उपयोग करते हुए। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। करते हुए एक सरल सिंपल पेंडुलम जिसे हम कहते हैं दोलक के आवर्तकाल के सूत्र को ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया। ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या दिया है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं दी है जिससे कि आपको ये पता लगे कि ये किस किस पर डिपेंड करता है। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में हमें पता लगाना की जरूरत यहां पर दिया नहीं होगा, वो हमें पहले से पता होना चाहिए कि विमीय विश्लेषण का उपयोग करते हुए एक सिंपल पेंडुलम का जो आवर्तकाल है उसके सूत्र को हमें ज्ञात करना है। तो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है ये हमें उसमें पता होना चाहिए कि जो पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम,
उसका जो आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड वो डिपेंड करता है किस किस के ऊपर, एक तो प्रभावी लंबाई यानी इफेक्टिव लेंथ, और दूसरा जी के ऊपर, स्मॉल जी के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। बस यहां से स्टार्ट हो गया आपका फॉर्मूला। इसके बाद तो फिर वही पुराना मेथड जो इससे पहले किया है। क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूं आपको। प्रोपोर्शनलिटी एल रेज टू पावर एक्स एंड जी रेज टू पावर वाई, इनकी कोई ना कोई डायमेंशन मान लेंगे आप। ठीक है, और डायमेंशन मानने के बाद कोई ना कोई ये कांस्टेंट आ जाएगा एल एक्स जी वाई। इसके बाद इनके डायमेंशन रख देंगे, और डायमेंशन कितनी है, के की डायमेंशन, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और दोनों साइड में डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डायमेंशन पहले की तरह से ये कितनी हो जाएगी, टी, क्योंकि ये टाइम पीरियड है और टाइम पीरियड की टी होती है। के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो इसकी कोई डायमेंशन होती नहीं है। एल की डायमेंशन कितनी होती है, एल लेंथ की, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होती है एल टी माइनस 2। वाई एल एक्स और प्लस वाई, और दूसरा t माइनस 2y। इन सभी को एक ही ब्रैकेट में कर लेते हैं हम, एक ब्रैकेट में कर लिया। ठीक है, और यहां पर t है ही, चूंकि यहां पर क्या नहीं है, l नहीं है इधर, तो इसलिए l लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन पावर कितनी है चूंकि नहीं है तो 0 लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक, अब इनको क्या करें, कंपेयर कर दें दोनों साइड की डायमेंशन को। तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, और दूसरा माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस हाफ आई, और ये कितनी आ जाएगी, प्लस की हाफ। तो ये आ गई आपकी x और y की वैल्यू। अब इनको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, है ना, समीकरण 1 में रखने पर। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, रखें तो t इज इक्वल टू के एल रेज टू पावर हाफ एंड g रेज टू पावर माइनस हाफ। तो क्या होगा, k अंडर रूट एल अपॉन जी। और आपको पता है k की वैल्यू कितनी होती है, ये इसका एक हमने लिमिटेशन भी बताई थी कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है या इस तरह के कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू हम डायमेंशन एनालिसिस में नहीं बता सकते। तो हमें याद रखनी होगी k की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर 2 पाई। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यहां पर मैं आपको एक सलाह दूंगा कि ये बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर इसकी वैल्यू पता नहीं होगी आपको, है ना। जैसे 2 पाई यहां पर पता थी, काफी क्वेश्चन में 1 होती है, लेकिन इसके अलावा एक आधी क्वेश्चन ऐसा है जिनके अंदर 2 पाई या उनको आपको आइडिया नहीं होगा, ज्यादातर में 1 है। फिर भी अगर आपको याद ना आए तो इसको के ही छोड़ देना, अपनी तरफ से गलत मत लिखना। अगर याद नहीं आ रही है तो के छोड़ देना, तो भी आंसर आपका सही मान लिया जाएगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। ये भी सेम पुराने वही क्वेश्चन था, ये भी 5 नंबर में ही आता है। ठीक है, अब इसमें से अगर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं उसको भी समझें आप। ये भी क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, इस मान को एमकेएस प्रणाली में परिवर्तित कीजिए। पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, इस मान को एमकेएस प्रणाली में परिवर्तित कीजिए। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको पता है कि जो डायमेंशन एनालिसिस आपने पढ़ा था वहां पर आपको ध्यान होगा कि 3 यूज थे इसके, है ना। एक यूज था कि किसी भी इक्वेशन के बारे में पता करना कि वो सही है या नहीं है, कोई सी फॉर्मूले के बारे में उसकी सत्यता की जांच करना, यानी उसकी करेक्टनेस चेक करना। दूसरा था रिलेशन फाइंड करने का, जो अभी किए क्वेश्चन आपने। तीसरा था कि एक टाइप के सिस्टम से, यूनिट के एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना वैल्यूज को। तो ये उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ग्राम पर सेंटीमीटर यानी सीजीएस सिस्टम में है और आपको एम के सिस्टम में कन्वर्ट करना है इसको। तो बहुत आसान है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, N1 क्या होता था,
फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, तो फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दे रखी है 13.6, और ये क्या है फर्स्ट सिस्टम में यूनिट, ये रही। सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमें निकालनी है, और ये सेकंड सिस्टम में यूनिट। तो आपको निकालना क्या है n2, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n1 u1 बाई u2। बस वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें। इस क्या है इसकी वैल्यू 13.6, और यहां पर u1 क्या है, u1 रखें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो क्या है ये ml माइनस 3 किसका घनत्व की डेंसिटी है ml माइनस 3। तो चूंकि पहले वाला u1 तो इसको 1 लिख देते हैं हम, और दूसरे को क्या लिखते हैं m2l2 माइनस 3, और इनको सेपरेट कर देते हैं। इसके बाद कितना 13.6, और ये क्या हुआ m1 बाई m2, और ये L1 बाई L2 होल पावर माइनस के 3। m1 क्या है ग्राम में 13.6, ये किस में दिया हुआ है ग्राम में, और कन्वर्ट किस में करना है किलोग्राम में। ऐसे ही ये L1 किस में दिया है सेंटीमीटर में, और कन्वर्ट किस में करना है मीटर सेंटीमीटर, और ये किस में मीटर में कन्वर्ट करना है -3 है ही। तो कैसे करेंगे इसको ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 है ना, चाहे तो आप कैसे भी कर लें। तो क्या किया जाए 1/1000, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 100। समझ में आ गई बात, यानी ये क्या हो जाएगा 1/100 हो गया तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, और ये 1/100 हो गया तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। तो ये 13.6 इंटू 1/1000 इंटू ये क्या होगा 1/ कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 की होल पावर -3। ये -3 पावर है, ध्यान रहे ऊपर, क्योंकि ये क्या बनेगी 2 और ऊपर जाकर के कितनी हो जाएगी 6, तो हमारा कितना आंसर आएगा ये 3, यानी 13.6 इंटू 10⁻³ क्या बनेगा ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आ गया आपका N2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करें इसको। ये था आपका ये क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, एक टाइप का क्वेश्चन और आ जाता है, उसको भी हम बता देते हैं। और इस तरह से आपके इसमें हर टाइप के जो क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन अब ऐसा नहीं बचा है कि इसका किस उस टाइप का और क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। सभी टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। तो एक क्वेश्चन और जो बचता है उसको और बता देते हैं, ताकि आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन पूरा होना निश्चित हो जाए। अब इसके बाद इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो अब आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन जो और है वो क्या है, उपग्रह की चाल की कक्षीय चाल v इज इक्वल टू √2gm/r दी गई है ना। क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। जांच कीजिए इसकी, जो सत्यता की जांच करनी है, यानी चेक करें कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। ये है कोई सैटेलाइट है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी दी गई है √2gm/r। इसकी करेक्टनेस चेक करनी है कि फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला करेक्ट का क्या तरीका बताया था हमने कि फॉर्मूला करेक्ट कब होता है। फॉर्मूला करेक्ट उस कंडीशन में होता है जबकि दोनों साइड की डायमेंशन बराबर आ जाए। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल आ जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फॉर्मूला करेक्ट होता है। तो हमें क्या करना है, चेक कर लेते हैं दोनों साइड की डायमेंशन। इधर की डायमेंशन लिख के देख लेते हैं और इधर की देख लेते हैं लिख करके, दोनों साइड में बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे कि फॉर्मूला करेक्ट है, और नहीं आती है तो फॉर्मूला इनकरेक्ट है। तो चलिए लिखते हैं, v की डायमेंशन कितनी होती है LT-1, ठीक है, और ये अंडर रूट में है ही 2, कोई डायमेंशन नहीं होगी। g की डायमेंशन कितनी होगी, कैपिटल G की हमने निकाली भी थी, ml-1 m-1 L3 और T-2, और इसकी कितनी है m, और r क्या है, एक तरह का लेंथ ही है तो इसकी कितनी होगी l। ये इसकी डायमेंशन हो गई। सिंप्लीफाई करें इसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना
L2 एक 3 है और एक माइनस होगा तो 2 बचेगा, और ये 2 है ही, और अंडर रूट में है तो क्या होगा, LT माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर, और इधर कितना था, LT माइनस 1। चेक कर लें L की डायमेंशन कितनी है, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितनी है 1, यहाँ पर T की माइनस 1, यहाँ पर T की माइनस 1, तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि दोनों ओर की डायमेंशन, दोनों ओर की विमाएं समान है, अतः दिया गया सूत्र या समीकरण सत्य है। बस इतना सा क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से आपके यूनिट एंड डायमेंशन से जितने भी टाइप के थ्योरेटिकल हैं, न्यूमेरिकल हैं, डेरिवेशनल हैं, हर टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके यहां पर आ गए। सभी क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो इन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें, और आपने इस चैप्टर से किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए उसके होने की संभावना 100% कर ली जाए। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि इस चैप्टर से आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से देख लिया, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दोबारा देख सकते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, दोबारा देख लें, फास्ट करके देख लें चाहे, लेकिन आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देख लें। ठीक, अभी ये जो आपका जेईसी ने जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको बताया होगा, उसमें आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उस रजिस्ट्रेशन को भी कर लें, क्योंकि अब हो सकता है कि आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन जाएं या सब्जेक्ट टॉपर बन जाएं। हम तो चाहते हैं कि आप हमारे सब्जेक्ट के टॉपर बने और आपको प्राइज मिले, तो उसके लिए लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें अपना। ठीक है, जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर इन्होंने दिया हुआ है, और वहां पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें, और उसके बाद आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और ये जो आपका बैच है ये लगातार चलता रहेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। कंप्लीट होगा कोर्स इसका भी, और लगभग एक लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करा दूं। किसी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, 2 लेक्चर में होता है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज ज्यादातर में एक लेक्चर में ही आपको कंप्लीट कराने की कोशिश की जाएगी, और वही क्वेश्चन किए जाएंगे ताकि आपका क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाए कि अब इस चैप्टर का क्वेश्चन तो आपका हो ही जाएगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस चैप्टर से वो कंप्लीट होने ही हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो चैप्टर था हमारा ये कंप्लीट होता है, इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है वो भी कंप्लीट होता है। आप बहुत बढ़िया से पढ़ाई करें, 15 दिन की बात है, आप 15 दिन अच्छे से तैयारी करें, और फिर देखना जैसे ही हम लास्ट में जब आपका पेपर हो जाएगा तब देखना आप इन लेक्चर्स को कंपेयर करके देखना, और अपना जो पेपर है उसको कंपेयर करके देखना, आपको ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे आपको वहां पर। तो ऑल द वेरी बेस्ट और थैंक यू वेरी मच।